नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम आरंभ किया। आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र पर 5 पोर्टल लॉन्च किए। सरकार फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के लिए अक्टूबर तक दिशा निर्देश जारी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत एशिया में गैस की मांग का दूसरा सबसे बड़ा संचालक होगा। उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई के कारण मानसून के उत्तर पश्चिम भाग की ओर स्थानांतरित होने से कृषि में जोखिम बढ़ रहे हैं और सरकार देश भर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत कार्यक्रम आरंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का सार्वभौमिक अधिग्रहण सुनिश्चित करना है ताकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक प्रत्येक बालक ग्रेड 3 के अंत और ग्रेड 5 से पूर्व पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ये राष्ट्रीय मिशन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के लिए FLN में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताएं और कार्रवाई योग्य एजेंडा निर्धारित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी बालकों के लिए FLN प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के तहत आरंभ किया गया है। निपुण कार्यक्रम कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के मूलभूत वर्षों तक पहुंच प्रदान करना और उनकी विद्यालयी शिक्षा की निरंतरता जारी रखना। दूसरा है शिक्षक क्षमता निर्माण। इसके अलावा उच्च गुणवत्तापूर्ण और विविध छात्र एवं शिक्षक संसाधनों या शिक्षण सामग्री का विकास। अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी रखना। अधिगम परिणामों यानी लर्निंग के जो रिजल्ट्स हैं उनको 3 विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित किया गया है। पहला लक्ष्य है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा लक्ष्य है प्रभावी संचारक यानी इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स और तीसरा लक्ष्य है शामिल विद्यार्थी। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, विद्यालय स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत इसके लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरण होगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना यानी FLN के बारे में बात करें तो ये भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान, भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में सहायता करता है। मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक है मौखिक भाषा का विकास, लिखित शब्दों को समझना, बिना बाधित हुए पढ़ने में सक्षम होना। इसके अलावा अवधारणात्मक समझ और लेखन यानी कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मूलभूत संख्या गणना का मतलब है दैनिक जीवन के समस्या समाधान में तर्क करने और सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता। प्रारंभिक गणित के प्रमुख पहलू और घटक हैं पूर्व संख्या अवधारणाएं, संख्याएं और संख्याओं पर संक्रिया, आकार और देशिक समझ, मापन और डेटा प्रबंधन। अगली खबर आयुष मंत्रालय से। आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र पर 5 पोर्टल लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में आयुष की भूमिका को अधिकतम करना और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का भंडार बनाना है, जिसमें राष्ट्रीय विरासत, रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा। इन लॉन्च किए गए पोर्टल्स में शामिल है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI में आयुर्वेद डेटा सेट। CTRI को विश्व स्वास्थ्य संगठन के इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म के तहत मान्यता प्राप्त है। CTRI में आयुर्वेद डेटा सेट का निर्माण करने से संपूर्ण विश्व में अब आयुर्वेद के तहत किए जा रहे नैदानिक परीक्षणों को और अधिक सरलता से देखा जा सकेगा। दूसरा पोर्टल है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS। इसके द्वारा विकसित रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये आयुर्वेद आधारित अध्ययनों में अनुसंधान और विकास के लिए एकल बिंदु समाधान है। तीसरा है ई-मेधा यानी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन पोर्टल। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की मदद से ई ग्रंथालय प्लेटफॉर्म में संग्रहित 12,000 से भी अधिक भारतीय चिकित्सकीय विरासत संबंधी पांडुलिपियों और पुस्तकों का कैटलॉग ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। अमर यानी आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी पोर्टल। इस पोर्टल ने भारत में या विश्व के अन्य हिस्सों में पुस्तकालयों या व्यक्तिगत संग्रह में आयुष की पांडुलिपियों और कैटलॉग को खोजने के लिए दुर्लभ एवं कठिन जानकारी को डिजिटाइज किया है। साही शोकेस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स पोर्टल। इस पोर्टल पर शिलालेख, पुरा वनस्पतिक यानी आर्कियो बोटेनिकल जानकारी, मूर्तियां, भाषा शास्त्रीय स्रोत और उन्नत पुरातात्विक आनुवांशिक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होगी। आयुष के तहत 5 चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं। पहला है आयुर्वेद। ये पूर्ण सकारात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए जीवन पद्धति है। दूसरा है योग, जो हृदय और देह में सामंजस्य स्थापित करता है। तीसरा है प्राकृतिक चिकित्सा। ये मानव शरीर में स्व उपचार में सक्षम है। चौथी है यूनानी, जो कि स्वस्थ होने या रोगी होने दोनों ही परिस्थितियों में खान पान और पाचन की स्थिति का सर्वाधिक महत्व बताती है। पांचवी है सिद्ध। इसके अनुसार स्वस्थ आत्मा का निर्माण केवल स्वस्थ शरीर द्वारा ही हो सकता है। और छठी और अंतिम है होम्योपैथी। इसके तहत प्राकृतिक रोगों का ऐसे पदार्थों द्वारा उपचार किया जाता है जो स्वयं रोग या पीड़ा की तरह प्रभाव उत्पन्न करते हैं। सरकार फ्लैक्स फ्यूल वाहनों के लिए अक्टूबर तक दिशा निर्देश जारी कर सकती है। फ्लैक्स फ्यूल वाहनों का एक संशोधित संस्करण है जो इथेनॉल मिश्रण के विभिन्न स्तरों के साथ गैसोलीन और मिश्रित पेट्रोल दोनों से चल सकता है। ये वर्तमान में ब्राजील में सफलतापूर्वक उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को ईंधन बदलने का विकल्प मिल रहा है। वाहनों को चलाने के लिए जैव ईंधन के उपयोग में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए फ्लैक्स फ्यूल वाहन के उपयोग का सक्रिय रूप से अवलोकन किया जा रहा है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने E12, जिसमें कि गैसोलीन में 12% इथेनॉल का मिश्रण किया जाता है, और E15 ईंधन के लिए वृहद पैमाने पर उत्सर्जन मानकों के लिए एक प्रारूप अधिसूचना जारी की थी। इससे मोटर वाहन ईंधन के रूप में उनके उपयोग में सुविधा हुई थी। फ्लैक्स फ्यूल वाहन के लाभ की बात करें तो ये जैव ईंधन का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करते हैं, जो पेट्रोल से बेहतर है। ये आयात प्रतिस्थापन में मदद करेगी। ये लागत प्रभावी है, प्रदूषण मुक्त है और देशज है। ये वाहन अधिशेष खाद्यान्न की समस्याओं का निवारण करने में मदद करते हैं, क्योंकि अधिशेष खाद्यान्न को इथेनॉल बनाने में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ये तेल आयात पर निर्भरता भी कम करते हैं। हालांकि फ्लैक्स फ्यूल वाहनों से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे उत्पादन लाइनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में ऑटो कंपनियों से अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। इथेनॉल इंजन को संचारित कर सकता है और क्षति भी पहुंचा सकता है। इथेनॉल भी गैसोलीन की तरह किफायती नहीं है, क्योंकि ये समान स्तर की ईंधन दक्षता प्रदान नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत एशिया में गैस की मांग का दूसरा सबसे बड़ा संचालक होगा। वर्ष 2020 से 24 के दौरान भारत की वार्षिक गैस खपत में 25 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि होने की संभावना है। इस मांग के लगभग 2/3 के लिए मुख्य रूप से तरल ईंधन के स्थान पर गैस का उपयोग उत्तरदायी है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करना है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था का काफी महत्व है, क्योंकि ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG गैसोलीन की तुलना में लगभग 60% सस्ती है और डीजल की तुलना में 45% सस्ती है। पार्टिकुलेट मैटर के कम उत्सर्जन की वजह से पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही जलवायु परिवर्तन शमन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायक है। गैसोलीन आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों के अंतर्गत घरेलू उत्पादन में वृद्धि और गैस के बाजार मूल्य अन्वेषण में एकरूपता लाने की घोषणा की गई है। पाइपलाइनों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सहित वर्ष 2024 तक गैस अवसंरचना निर्माण के लिए $60 अरब के निवेश की योजना है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना विकसित करके पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों को गैस ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। देश भर में आने वाले 5 वर्षों में 10,000 CNG रिटेल आउटलेट्स स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में ये महज 2500 हैं। उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई की वजह से मानसून के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर स्थानांतरित होने से कृषि में जोखिम बढ़ रहे हैं। हाल ही के एक अध्ययन से ये पता चला है कि दक्षिण एशिया में मानसूनी वर्षा सिंचाई पद्धतियों के विकल्प के प्रति संवेदनशील है। आपको बता दें कि दक्षिण एशिया विश्व के सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रों में से एक है। उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई और परिणाम स्वरूप और उसकी वजह से वाष्पीकरण में वृद्धि सितंबर माह की मानसूनी वर्षा को उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर स्थानांतरित कर देती है और मध्य भारत में व्यापक स्तर पर चरम मौसमी दशाओं को बढ़ा देती है। वर्षण की चरमावस्था से संबंधित ये जलवायु संबंधी खतरे फसलों के समक्ष जोखिम को बढ़ा रहे हैं। फसलों में बढ़ता जोखिम मुख्य रूप से किसानों की घटती संख्या और फसल उपजाने के मौसम के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। ये अध्ययन कृषि पद्धतियों की योजना निर्माण में मदद कर सकता है और नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर निकरा को प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित कर सकता है। निकरा भारत
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन और जलवायु सुभेद्यता के प्रति प्रत्यास्थता में वृद्धि करना है। ये जलवायु तनाव और चरम घटनाओं, विशेष रूप से वर्षा की अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता के प्रति सुभेद्यताओं के संदर्भ में देश में कई फसलों या क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। सरकार देश भर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित करेगी। FPO एक तरह का उत्पादक संगठन है जिसके सदस्य किसान होते हैं। एक उत्पादक संगठन प्राथमिक उत्पादकों जैसे कि किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर या शिल्पकारों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। FPOs के कई लाभ हैं। इससे उत्पादकों को बेहतर आय सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। कार्यक्रमों के अभिसरण के लिए सरकारी विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना और बेहतर सौदेबाजी क्षमता प्रदान करना तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में FPO काफी लाभकारी हैं। इससे पहले फरवरी 2021 में सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना आरंभ की थी। किसानों के लिए लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए योजना में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 5 वर्ष की अवधि में 10,000 FPOs का गठन करना शामिल है। FPOs का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC आदि के माध्यम से किया जाना है। ये कार्यान्वयन एजेंसियां प्रत्येक FPO को 5 वर्षों के लिए पेशेवर प्रारंभिक सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठनों के साथ आगे संलग्न होंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान FPO के गठन के लिए कुल 2200 FPO उपज क्लस्टर आवंटित किए गए हैं, जिसमें कुछ विशेष FPO उपज क्लस्टर भी शामिल हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक के लिए 100 FPO और तिलहन के लिए भी 100 FPO आदि। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस द्वारा अभी भी धारा 66A के तहत मामले दर्ज करने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। मार्च 2015 में उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघवाद द्वारा धारा 66A को निरस्त कर दिया था। धारा 66A कंप्यूटर या अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने को अपराध घोषित करती है। उच्चतम न्यायालय ने ये अनुभव किया था कि धारा 66A मनमाने ढंग से अत्यधिक और असंगत रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है। साथ ही ऐसे अधिकार तथा इस पर आरोपित युक्त निर्बंधों के बीच संतुलन को विकृत करती है। उपद्रवी विधायकों को जवाबदेह ठहराने का मामला। एक मामले में उच्चतम न्यायालय लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत जन प्रतिनिधियों के दायित्व की जांच करने के लिए सहमत हो गया है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम किसी भी सार्वजनिक संपत्ति की बाबत कोई भी कार्य करके मिसचीफ करने वाले को दंडित करता है। ये अवलोकन वर्ष 2015 में केरल विधानसभा में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के लिए कुछ विधायकों के विरुद्ध मामला वापस लेने की अपील के दौरान किया गया था। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 105(3) संसद और 194(3) राज्य विधानमंडल के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करते हैं। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने ONDC को डिजाइन करने के उपायों का सुझाव देने के लिए 9 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ONDC का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन स्पेसिफिकेशंस और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स पद्धति के आधार पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विभिन्न ई-मार्केट प्लेस से भिन्न नियम हैं, जो कभी कभी छोटे व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए इन्हें अपनाना कठिन बना देते हैं। ONDC से पूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटलीकृत करने, संचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को प्रोत्साहित करने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्यवर्धन की अपेक्षा है। घाना अफ्रीका का प्रथम सामाजिक बंध पत्र जारी करेगा। घाना $2 अरब तक के सामाजिक बंध पत्र या सामाजिक प्रभाव बंध पत्र सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। इस कदम के बाद ये विकास कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए ऋण विक्रय करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बन जाएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र या शासी प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है। इसके तहत ये कुछ क्षेत्रों में बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है और निवेशकों को प्राप्त बचत का कुछ हिस्सा प्रदान करता है।
करता है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक बंध पत्र नहीं है, क्योंकि पुनर्भुगतान और निवेश पर प्रतिफल वांछित सामाजिक परिणामों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। यदि उद्देश्य प्राप्त नहीं होते हैं तो निवेशकों को न तो प्रतिफल और न ही मूलधन की वापसी होती है। इसे सफलता के लिए भुगतान अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। कोविन यानी कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंट वर्क। प्रधानमंत्री ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया और विश्व को कोविड-19 से निपटने के लिए डिजिटल जनकल्याण के रूप में भारत द्वारा विकसित कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की पेशकश की। 50 से अधिक देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म में रुचि प्रकट की है। इन देशों में कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया आदि शामिल हैं। कोविन प्लेटफॉर्म वेबसाइट उपयोगकर्ताओं को वैक्सीन स्लॉट बुक करने, देश में समग्र टीकाकरण अभियान की जानकारी रखने और कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का अवसर प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। इसे ओपन सोर्स कोड के रूप में बनाया गया है, यानी सरकार इसे किसी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबद्ध नहीं करेगी। होप प्रोब की मंगल ऑरोरा की प्रथम छवि। संयुक्त अरब अमीरात के होप मार्स मिशन को संपूर्ण वर्ष के दौरान मंगल के वायुमंडल की सभी परतों का वृहद स्तर पर अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रथम छवि से ये पता चला है कि मंगल ग्रह पर ऑरोरा पृथ्वी पर ऑरोरा के विपरीत रात्रि काल में ग्रह के चारों ओर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर इसे केवल उत्तरी यानी ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के रूप में देखा जा सकता है। ऑरोरा तब उत्पन्न होते हैं जब सूर्य की सतह से निष्कासित आवेशित कण, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष में सुनामी। हाल ही में नासा ने सिमुलेशन का उपयोग ये प्रदर्शित करने के लिए किया कि गहन अंतरिक्ष में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से बचने वाली गैस सुनामी जैसी संरचनाएं निर्मित कर सकती है। ये लहरें अपेक्षाकृत ठंडे वातावरण में बनती हैं, जो कुछ दूरी पर मौजूद होता है, जहां सुपरमैसिव ब्लैक होल का आसपास के पदार्थ पर प्रभाव विलुप्त हो जाता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल 4 तरह के होते हैं: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमैसिव और मिनिएचर। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीका अवश्य लगवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।